आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो नए डेपुटेशन रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं राज्यों को। राज्यों में ऑलरेडी टसल छिड़ गई है। क्या है डेपुटेशन रूल वो मैं आपको बताऊंगा। डेपुटेशन मतलब वही ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर होता है। तो आप ये समझिए कि ये जो नए आईएएस रूल्स हैं जो इसमें बदलाव किया जाएगा, अच्छा है या बुरा है ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन बेसिकली 4 अमेंडमेंट्स की बात की गई है। 4 अमेंडमेंट्स की बात की गई है, आसान शब्दों में हम समझेंगे। मैंने एक लेक्चर बनाया था आईएएस की हायरार्की। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपको 20 साल काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आप आईएएस बनने का मजा तभी है जब आप 23-24 साल में आईएएस हो जाओ। आईएएस बहुत बड़ी चीज होती है ना। सेक्रेटरी, अगर आप रूरल सेक्रेटरी हो तो सारे गांव आपके पास आ गए। अगर आप फॉरेन सेक्रेटरी हो तो पूरा का पूरा समझिए फॉरेन पॉलिसी आपके हाथ में है। तो सेक्रेटरी मतलब आप देश के लिए रियलिस्टिक चीज कर रहे हो। अब वो हायरार्की मैंने आपको बताई है। स्टेट मतलब कैसे शुरुआत में एसडीएम, फिर डीएम, फिर आप स्टेट के सेक्रेटरी बनेंगे। तो ऐसे करते 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 आप सेंटर के सेक्रेटरी बनेंगे। अब अगर सेंटर में आपको सेक्रेटरी बनना है तो कम से कम 2 साल तो आपको सेंटर के साथ देने ही चाहिए, तभी आप सेंटर की पॉलिसी कर पाएंगे ना। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी सी दिक्कत हो गई है इस अमेंडमेंट रूल्स के चलते। हालांकि देखिए एक सिंपल सी चीज है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है, ये तो आपको भी पता है। यूनियन टेरिटरीज में चले जाइए, सेंटर के पास जहां पे ताकत होती है। आप एग्जाम्स में ही देख लीजिए कि भाई जो एग्जाम सेंटर कंडक्ट करवाता है ना, उसमें रिजल्ट ठीक जल्दी आ जाते हैं। स्टेट के एग्जाम्स में देरी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या आ गई है, यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई राज्यों की, स्टेट की पावर जो है वो आईएएस के डेपुटेशन पे छिनती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जटिल मुद्दा है, मैं आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 1, 2, 3 साल के हमारे, अब यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी के 1, 2, 3 साल के हमारे कोर्स आते हैं। तो इसमें हमने बहुत शानदार कोर्स बनाया है दोस्तों। हिंदी मीडियम वालों के लिए तोहफा है। हमने अब अपनी पीडीएफ जो है वो हिंदी में देनी शुरू कर दी है। ध्यान दीजिएगा, फेब से पीडीएफ अपडेट होनी शुरू होंगी और अगस्त तक ये अपडेट हो जाएंगी। अगर आप अभी यूपीएससी कोर्स को अवेल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही कम दामों में मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाद में अवेल करेंगे जब हिंदी में पीडीएफ अपडेट होंगी तो डेफिनेटली इसके 30 से 40% प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर हिंदी मीडियम के लिए नहीं, हिंदी मीडियम के लिए नहीं है। बिल्कुल, अब हिंदी मीडियम के लिए भी आपको जो पीडीएफ है वो अब आपको हिंदी में मिलना शुरू होंगी। याद रखिएगा, अपडेट फेब से होंगी और अगस्त तक, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लेक्चर्स है ना। समझिए दोस्तों 1500 के करीब वीडियोस हैं, है ना, 1000+ घंटे का कंटेंट है। मतलब आप पढ़ लीजिए, आप आईएएस निकाल ही लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो उसको पीडीएफ अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आप समझिए कि अगस्त तक ये पूरा हो जाएंगी। अब इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और बता दूं, एनसीईआरटी का बता दूं बस। जो एनसीईआरटी है, यूपीएससी में तो हम एनसीईआरटी दे ही रहे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी का कोर्स है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, अब उसमें भी अपडेशन आने शुरू हो गए हैं। सब स्मार्ट बोर्ड पे मैं अपडेट करूंगा। टेस्ट सीरीज हम दे ही रहे हैं, प्लस 11, 12 के क्वेश्चंस भी हम लेंगे। तो दोस्तों ये फेब से अपडेट होना शुरू हो जाएगा। इसके फिर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अभी आपके पास अच्छा मौका है। आप अभी करंट प्राइस पे आप ये कोर्सेज ले सकते हैं, आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अब देखिए, सेंटर ने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं टू आईएएस कैडर रूल्स। देखो, डेपुटेशन, ट्रांसफर, 2 लोग हैं, एक मैं हूं, एक मेरा भाई है। मैं बड़ा भाई, वो छोटा भाई है। मैं बोल रहा हूं अभी तक क्या घर के मामले जो होते थे, मैंने बोला, और एक नौकर है, हाँ एक सर्वेंट है, ठीक है। तो मैंने बोला सर्वेंट कुछ भी अगर बोल रहा है, सर्वेंट मान लीजिए कि घर का काम तो भाई सर्वेंट ही करेगा, ये नौकर ही करेगा। तो अब अगर मान लो सर्वेंट बोल रहा है कि सर मुझे आपके साथ जाना है, मेरे साथ आना है, मैं आपके संरक्षण में काम करना चाहता हूं, मैं आपके छोटे भैया के संरक्षण में काम करना नहीं चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी तक तुम उनके साथ काम कर रहे थे तो एक बार उनसे पूछ लो जरा। तो वो जाके छोटे भैया से मेरे पूछेगा कि हम चले जाए बड़े भैया के पास। तो अगर वो बोलेगा कि हां चले जाओ तो आप आ सकते हो, नहीं बोलेगा तो नहीं आ सकते हो। यहां पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उनको स्टेट, भाई यहां पे स्टेट पे वो पोस्टेड होते हैं, स्टेट कैडर दिया जाता है, ठीक है। तो अब उनको डेपुटेशन पे जाना होता है ना। सेंट्रल के पास भी तो आईएएस ऑफिसर चाहिए ना, उनको एक्सपीरियंस आईएएस ऑफिसर चाहिए। भाई एसडीएम तो वो एक जिले का बनेगा, एक राज्य के अंदर।
अभी तक क्या होता था कि जब सेंटर बोलता था कि भाई हमको आईएएस ऑफिसर चाहिए, तो स्टेट से भी कंसल्ट किया जाता था, यानी कि पावर भी इक्वल थी। आप समझ रहे हो, जैसे मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, अब मुझे नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि सिद्धांत भैया जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मैं अब यूपी में हूं, तो मैं यूपी योगी आदित्यनाथ से पूरा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके बोलूंगा महाराज हमको जाना है, मोदी जी बुला रहे हैं, हम चले जाएं? तो वो बोलेंगे हाँ हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं चला जाऊंगा, यानी कि सेंटर और स्टेट के पास पूरी पावर है। स्टेट ने मुझे बोला हाँ जाओ, तो मैं गया। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट्स होने वाले हैं उसमें सेंटर के पास पूरी पावर है, यानी कि अगर सेंटर ने यह बोल दिया सिद्धांत तुमको आना ही है, तो स्टेट कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे जाना पड़ेगा। याद रखिएगा, अभी ये रूल्स लागू नहीं हुए हैं, अभी पूरा राज्यों से भी पूछा गया, ऐसे तो लागू नहीं कर देंगे भाई, हमारा संघीय ढांचा है ना, अर्ध संघीय ढांचा है। तो अभी सारे राज्यों से पूछा गया कि आप बताइए ये रूल सही है कि नहीं। तो इसमें 4 अमेंडमेंट्स है, मैं आपको बता देता हूं इन शॉर्ट, ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम ना हो। पहला अमेंडमेंट ये बोल रहा है कि मान लो कि जैसे किसी आईएएस ऑफिसर को कोई डेपुटेशन करना है, और अगर स्टेट ने उसका डेपुटेशन नहीं किया, क्योंकि कई बार राज्य रोक लेते हैं। देखिए जब डेपुटेशन होता है, जैसे मैं हूं, ठीक है, मुझसे बोला कि अरे नरेंद्र मोदी ने बोला जल्दी आओ सिद्धांत जल्दी आओ, तो मैं जाऊंगा। अब मैंने योगी आदित्यनाथ से बोला हम जा रहे हैं भैया नरेंद्र मोदी के साथ काम करने, तो मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। नो ऑब्जेक्शन, हर चीज के लिए एनओसी लगता है ना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब राज्य को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं वहां पे डेप्यूट हो रहा हूं, तो ठीक है। तो जब ये नो ऑब्जेक्शन मुझे मिल जाएगा तो मैं डेप्यूटेशन पे चला जाऊंगा, मतलब मैं नरेंद्र मोदी के पास चला जाऊंगा। लेकिन बहुत सारे राज्य जो है वो नहीं देते एनओसी, वो रोक लेते हैं, वो जाने ही नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मनी हमको देखने को मिलती है। लड़ाई इलेक्शन के मामले में बहुत देखने को मिलती है। अब इसमें सरकारों का है थोड़ा सा काफी ज्यादा हस्तक्षेप होता है, क्योंकि देखिए आईएएस ऑफिसर काम तो मिनिस्टर्स के अंदर ही करते हैं ना। जैसे वेस्ट बंगाल का मामला है, अब जैसे वेस्ट बंगाल और सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में आप लोग देखिए काफी ज्यादा टसल चलती है। तो अगर मान लो दुश्मनी के अगर कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी हुआ भी था, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर सेंटर मांग रही है, ठीक है, मान लो कोई आईएएस ऑफिसर, तो गुस्से में नहीं देंगे जाओ तुमको आईएएस ऑफिसर, हम इनको नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन अब इनको रिलीज करना पड़ेगा। यानी कि पहला अमेंडमेंट स्टेट के पास पूरी पावर है। दूसरा अमेंडमेंट, ठीक है, स्पेसिफाइड लिस्ट जो है, जितनी जैसे सेंटर बताएगी, ठीक है, कि हमको इतने आईएएस ऑफिसर चाहिए। सेंटर जैसे मान लीजिए कि 100 स्टेट में 100 आईएएस ऑफिसर काम कर रहे हैं, और अगर मान लो अभी 40% है ना, तो 40% आईएएस ये डेपुटेशन पे इतने जा सकते हैं, तो 100 में से 40 लोगों को बोलेगी हमको चाहिए, तो स्टेट को इतने ऑफिसर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम भेजने होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद तीसरा अमेंडमेंट ये है, थर्ड अमेंडमेंट ये है कि अगर मान लो कि स्टेट और यहां पे सेंटर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो यहां पे सेंटर का ही जो फैसला है ना वो माना जाएगा, सेंटर जो डिसाइड करेगी। मान लो अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, क्योंकि अभी तक आपको स्टेट के साथ कंसर्न करना पड़ता था ना, आप मतलब कंसल्ट करते थे, आप स्टेट की भी राय लेते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अगर सेंटर ने यह बोल दिया, कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ, तो जो सेंटर बोलेगा वही माना जाएगा। चौथा अमेंडमेंट यह है कि इसमें अगर कोई स्पेसिफाइड सर्विस के लिए कोई स्पेशल सर्विस है, उसके लिए अगर मान लो कि सेंटर बुलाएगी आईएएस ऑफिसर को, तो वहां पे भी जाना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हो ना कि सारी की सारी पावर अभी सेंटर के हाथ में आ गई है, ठीक है। तो इसीलिए राज्यों का दिमाग खराब हो गया है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब सेंटर बदले की भावना से आईएएस ऑफिसर को बुला देती है, जैसे भी वेस्ट बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में भाई डेपुटेशन पे बुलाया, वो गए नहीं, तो कई बार सेंटर बदला निकाल लेती है, कई बार स्टेट बदला निकाल लेती है। कुछ आईएएस ऑफिसर सेंटर में काम करना, हर किसी को प्रमोशन चाहिए, कुछ में आप काम करना चाहते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लोग नहीं जाने देंगे जाओ तुमको। तो ये ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं, केंद्र और राज्य की टसल में ना बेचारा आईएएस ऑफिसर फंस जाता है, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। इसी कारण की वजह से दोस्तों आपको बता दूं कि आईएएस ऑफिसर छोड़ रहे हैं नौकरी। आपको पता बहुत प्रेशर होता है, वो लगता है बहुत अच्छा दूर के दूर सामने आपको लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब आप घुसोगे ना सर्विस में, तो वाकई में बहुत प्रेशर। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई नेता तो बोल के चले गए, है ना, नेता तो ढोल बजाओ योजना, लेकिन ढोल बजाना किसको है? ढोल बजाना आईएएस ऑफिसर को, पूरा इंप्लीमेंटेशन वही करता है, योजनाएं वही बनाता है। तो सारा का सारा भार आईएएस ऑफिसर, इतना प्रेशर होता है, इतना पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि क्या बताएं। ऐसे में क्या करें? ईमानदार रहे, ईमानदार रहे। आईएएस के बाद बहुत 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 पावर होती है, आप समझ रहे हो।
समझ गए, ये चीज है। तो अब देखिए, अभी सेंटर को आईएएस ऑफिसर की जरूरत है, सेंटर को काफी ज्यादा आईएएस ऑफिसर की। सेंटर कहता है कि हमारे पास आईएएस ऑफिसर की शॉर्टेज है, जब हम बुलाते हैं तो वो आते नहीं है, और वो स्टेट की वजह से नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमको ये रूल चेंज करने पड़ रहे हैं। सेंटर अपनी पॉलिसीज कैसे बनाएगा, तो हमको तो आईएएस ऑफिसर की चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 6699। आईएएस इन सर्विस कितनी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है ना, यही देखता है आईएएस का पूरा डेपुटेशन और सब कार्डर अदर। तो आईएएस में अभी इन सर्विस 5205 है। इसीलिए कहीं सेंट्रल जो है ना वो लेटरल सर्विस को भी बोल रही थी, लेटरल एंट्री करो, है ना। लेटरल एंट्री पता ही है ना कि भाई अगर आप आईएएस का एग्जाम नहीं भी दिए हो, जैसे मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, है ना, तो आप चलो ठीक है, आप आईएएस का एग्जाम नहीं दिए हो, आप आ जाओ, हम इंटरव्यू लेंगे, अगर आप खरे उतरे आप आ जाओ। तो लेटरल एंट्री का भी प्रावधान, तो अब वो तो खैर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ने उस पर वो भी बनाया था। अभी आप देख सकते हो कि 2 महीने के अंदर अंदर करण गोपीनाथन पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव थे, इन्होंने छोड़ा। एस शशिकांत इन्होंने छोड़ा, कशिश मित्तल इन्होंने छोड़ा, सुभाष चंद्र गर्ग इन्होंने छोड़ा, ठीक है। तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स छोड़ देते हैं, छोड़ने का मन बना लेते हैं। बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर भी छोड़ देते हैं। हालांकि आईपीएस ऑफिसर क्या, वो तो खैर स्टेट के ही अंडर आता है, पुलिस तो स्टेट के ही अंडर है। तो अभी करंट रूल, अब ये देखिए, जो मैंने आपको बताया ना वही इस रूल में लिखा हुआ है, वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो हम एक के बाद एक पढ़ लेते हैं। सेंट्रल डेपुटेशन इन द आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कवर्ड अंडर रूल 6 क्लॉज 1 ऑफ द आईएएस कैडर रूल्स 1954। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। अच्छा, इंडिया में सिविल सर्विसेज कब शुरू हुआ था, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडिया में सिविल सर्विस कब शुरू हुआ था, और पहले कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस, पहले आईसीएस होता था, वो निकाला था? रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। चलिए मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंसर्टेड इन मे 1969। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग है। अ कैडर ऑफिसर मे विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंस मतलब एग्रीमेंट, ठीक है, कंकरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्स and the central government be deputed for service under the central government। सर क्या भयानक लैंग्वेज है बेटा, ऐसी ही लैंग्वेज होती है। और another state government or under a company associated or body of individual whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the central government or by another state government। कहने का मतलब यही है, अभी करेंटली क्या है कि अगर मान लो ऑफिसर को जाना होता था तो सरकार, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अगर डेपुटेशन होती थी तो दोनों मिलकर फैसला लेते हैं, बस यही चीज है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द, अगर डेपुटेशन हो रहा है इन सारी जगहों पे, ठीक है, डिसएग्रीमेंट होता है तो मैटर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर वड़ा पाव खाते हुए, समोसा खाते हुए डिसाइड करेंगे। लेकिन अब पूरी की पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई है। अब 1 जनवरी 2021 को आउट ऑफ अराउंड 5200 आईएएस ऑफिसर्स इन द कंट्री, 478, सिर्फ 458 वर ऑन सेंट्रल डेपुटेशन। इतने आईएएस ऑफिसर है। आपको बता दूं, हमारे आईएएस ऑफिसर की कमी है, उसके बावजूद यूपीएससी में बहुत ही लिमिटेड रिक्रूटमेंट निकलती है। पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे रिक्रूटमेंट आपको 1500-1600 निकलनी चाहिए, 2000 तक निकलनी चाहिए आईएएस ऑफिसर्स की। यूपीएससी मतलब टोटल पोस्ट निकलती कितनी है, अब तो और कम हो गया, 800, 900 ऐसा। तो खाली इतने ही सेंट्रल डेप, तो यही बोला है कि भाई इतने कम लोग अगर तुम हमको दोगे तो हम कैसे सरकार चलाएंगे, हमको ज्यादा दो। और ज्यादा कौन देगा, राज्य देगा, राज्यों के पास ज्यादा आईएएस होते हैं। तो प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ये मैं आपको बता ही चुका हूं, भाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग रोड टू वेरी स्टेट गवर्नमेंट, सारे राज्यों को ये रूल्स बता दिए कि भाई देखो, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जॉइंट कैडर्स आर नॉट स्पॉन्सरिंग एडिक्वेट नंबर ऑफ ऑफिसर्स। तुमको हम बोल रहे हैं ऑफिसर्स देने के लिए, तुम दे नहीं रहे हो, है ना। फॉर सेंट्रल डेपुटेशन, हम चाहते हैं वो हमारे साथ काम करें, 2 साल हमारे साथ, 2 साल काम करना जरूरी है, तभी ज्वाइंट सेक्रेटरी बन पाओगे बेटा सेंटर के लिए। एज पार्ट ऑफ द सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द नंबर ऑफ ऑफिसर्स अवेलेबल फॉर द सेंट्रल डेपुटेशन आर नॉट सफिशिएंट। हमारे पास है नहीं ऑफिसर, जितने ऑफिसर चाहिए सेंटर को उतने हैं ही नहीं, क्यों, स्टेट गवर्नमेंट देते ही नहीं है। तो अब हम तुमको बोल रहे कि अब हमको दो तुम। द लेटर प्रपोज टू इंसर्ट एन एडिशनल कंडीशन रूल 6(1), ये provided that each state government shall make available for deputation to the central government such number of available officers of various levels to the extent of the central deputation reserve prescribed under the rule this adjusted proportion by the, अरे इतना मतलब समझिए कि आप सेंटर बताएगा हमको कितने ऑफिसर चाहिए और यहां पर राज्य को देने पड़ेंगे, बस ये बाकी पढ़ लीजिएगा, मैं क्यों ही इसको पूरा का पूरा पढ़ रहा हूं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, देखिए अब एग्जिस्टिंग रूल में डिसएग्रीमेंट होगा तो स्टेट और सेंट्रल डिसाइड करेंगे। अभी जो अमेंडमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए प्रॉब्लम हुई
यहां पे द स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं का ही डिसीजन माना जाएगा। अब देखिए पहले ना 5 जनवरी तक सारे राज्यों से बोला था कि 5 जनवरी 2022 तक ये हमको बताओ, इस रूल्स पे बताओ, क्योंकि ऐसे तो लागू कर नहीं देंगे तो राज्य क्या सोचते हैं। इसको एक्सटेंड कर दिया 25 जनवरी तक, 25 जनवरी तक आपको हमको बताना है। इन स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर सर्विस ऑफ कैडर्स आर रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट, ये फोर्थ पार्ट है जो मैंने बताया था। अगर स्पेसिफिक सिचुएशन स्पेसिफिक सर्विसेज में, जैसे मान लीजिए वाटर सर्विसेज है, बहुत ही अर्जेंट नीड है, तो तुरंत ही यहां पे जो स्टेट है उसको भेजना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, इन्होंने बोला कि भाई देखो ये तो इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड विल अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट सर्विसेज, आर्टिकल 263 सेंटर स्टेट रिलेशंस, है ना। तो भाई आप समझो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारा क्वासी फेडरलिज्म है ना, ठीक है, अर्ध संघीय ढांचा है। 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसमें सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट कानून बनाएगी और एक कंकरेंट, दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। चलती किसकी है? सेंटर की। सेंटर को ज्यादा ताकत दी गई है ताकि कल को ऐसा ना हो कि राज्य अलग हो जाए। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा कि अमेरिका में जो राज्य हैं, राज्यों और केंद्र दोनों को ही बराबर की ताकत है, वो असली फेडरलिज्म है। हमारे यहां क्वासी फेडरलिज्म है। सेंटर को, जैसे सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में उनका राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि सेंटर को ज्यादा ताकत दी गई है। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब यही होता है ना, फेडरल लैटिन वर्ड फीडोस से आया है, फेडरलिज्म मतलब होता है एग्रीमेंट। तो यहां पे भैया आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, केंद्र को कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने लिखा कि भाई देखो हम तो, अरे यार ये तो दूसरी चीज हो गई है ना, टैब्ल्यू वाला, ये पता नहीं वो कंटेंट राइटर शायद उससे में भी गलती हो गई। हाँ तो ये चीज है। By insisting an officer to be made available for deputation, thus the proposed amendment not only will the administration of the state be affected, but also it would become impossible to assess and plan the administrating of the state by engaging such officers who, from the part of the central deputation, result fraught with the uncertainty of their sudden deputation by the center। ये देख सकते हैं कि यही बोला है कि भैया देखो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, आप एकदम से हमको बोल रहे हो, हम कहां से देंगे, हमारे लिए वो काम कर रहे हैं, आप एकदम से हम आपको अपने बेस्ट टू बेस्ट IAS ऑफिसर दे दें, तो ऐसे तो होता नहीं है। तो हाउ आर ऑफिस, अच्छा ये आप देख ही सकते हैं कि अभी क्या हिसाब किताब है। सेंटर जो हर साल बताता है, एक लिस्ट देता है ना, कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें IAS आता है, IPS आता है और IFS आता है, कि ये सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना चाहते हैं। अब इसमें IAS ऑफिसर भी बोलता है, IAS ऑफिसर की भी मंजूरी ली जाती है, ऐसा नहीं है, IAS ऑफिसर की भी मंजूरी ली जाती है। और इसीलिए NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, भाई देखो हम जा रहे हैं तो राज्य को कोई नो ऑब्जेक्शन ना हो, यही राज्य जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, यही रोक देते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल डेपुटेशन पे जा नहीं पाते, यानी कि एक तरीके से सेंटर के लिए काम करने IAS ऑफिसर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अभी तक क्या था ना, अभी तक कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं था, है ना। मतलब क्या है ना कि सेंटर ने बोला कि हमको IAS ऑफिसर चाहिए, राज्य ने बोला रुको जरा सब्र करो, तुमको IAS ऑफिसर हम देंगे, लेकिन भूल गए, कोई टाइम था नहीं तो वो लटकाते गए। लेकिन अब सेंटर ने बोला हम इतना टाइम देंगे, इतने ही टाइम तक तुमको बताना है, और अगर तुम नहीं बता पाए तो वो IAS ऑफिसर रिलीव हो जाएगा, वो अपने आप सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ दिस एग्रीमेंट द स्टेट शैल गिव इफेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सेंटर, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना। इवन द प्रपोज्ड अमेंडमेंट लीव द स्टेट विद एन एस्केप रूट। एस्केप रूट क्या है? वही है कि स्टेटिंग द नंबर ऑफ, कि यहां पर राज्य बताएगा कि ठीक है इतने ऑफिसर्स हम आपको भेज सकते हैं इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट कंसर्न्ड। लेकिन दोस्तों इसमें एस्केप कुछ नहीं है, यहां पे आप समझिए कि सेंटर के पास ही पूरी ताकत है और सेंटर जो बोलेगा वही होगा। देखिए ये कई बार ऐसा हुआ है, स्टेट हैव हैड देयर वे अमंग द लेटेस्ट एग्जांपल। अब देखिए अभी अलपन बंदोपाध्याय जो कि IAS ऑफिसर थे 1987 बैच, अभी सेंटर के साथ केस लड़ रहे हैं, अभी रिटायर हो गए हैं, चीफ एडवाइजर टू द वेस्ट बंगाल। पिछले साल भाई इलेक्शन थे, तो क्या हुआ था कि ही वाज ड्यू टू बिगिन एक्सटेंशन ऑफ द 3 मंथ्स आफ्टर रिटायरिंग एज चीफ सेक्रेटरी। सेंटर ने बोला था कि भाई जिस दिन रिटायर होगा उस दिन तुम हमको रिपोर्ट करोगे, लेकिन बंदोपाध्याय आए नहीं मीटिंग में। बस एक तो ये, उसके बाद फिर दिसंबर 2022 में सेंटर ने 3 IPS ऑफिसर जो कि सिक्योरिटी, जब बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा गए थे ना वेस्ट बंगाल में, उनके ऊपर हमला हुआ था, आपको याद होगा, ठीक है।
और ये आरोप लगे थे कि तृणमूल कांग्रेस ने करवाया है ये सब। तो 10 दिसंबर को ही हुआ था। तब allegedly by the supporters of the Trinamool Congress be sent on deputation to the center, the state refused, citing a shortage of IPS officer। यहां पे बोला गया था कि भाई हमको IPS ऑफिसर दो, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पे हमला हुआ है। वेस्ट बंगाल ने बोला अरे नहीं हमारे पास IPS ऑफिसर नहीं है, हम नहीं देंगे, जान जाए तो जाए। इन अनदर टसल इन्वॉल्विंग तमिलनाडु IPS ऑफिसर अर्चना रामसुंदरम वॉज डिप्यूटेड टू CBI इन 2014। ये एक और केस है। ये आंसर राइटिंग में भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 2 गवर्नेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पक्का बनेगा। तो समझिए कि ऑफिसर अर्चना रामसुंदरम वाज डेप्यूटेड CBI 2014 में इनको डेप्यूट किया गया था, बट द स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू रिलीज हर एंड सस्पेंडेड हर, सस्पेंड कर दिया। शी डिफाइड द स्टेट ऑर्डर एंड जॉइंड CBI। तो ऐसा हुआ है, समझिए कि यहां पे 2014 में डेप्यूटेशन आया, राज्य ने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद CBI ज्वाइन किया। तो ये सब ना हो इसलिए ये सब हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट लबासना में, हर मसूरी में है ना, हर कोई चाहता है कि यहां पे पढ़ाई करे, या फिर IPS सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कहां पे, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हर कोई चाहता है भाई, ये ड्रीम जॉब है। वैसे IAS की तो खाली 90 से 100 पोस्ट होती है ना, उसके बाद फिर IRS होता है, IPS होता है, IFS होता है। तो ये लेक्चर था, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड, UPSC का कोर्स आप हमारा ले सकते हैं, हम भी आपको IAS बनाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।